हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे लास्ट वीडियोस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। आप हमारी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात किया है। तो अब शुरुआत करेंगे। आज हम ये निकालेंगे कि कैसे सॉल्यूशन दिया जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को बोला जाएगा कि दैट बॉडी इज पोजेसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन तब जब वो पार्टिकल या वो सर्टेन बॉडी अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन रिस्टोरिंग फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट करने लगे और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को फिर से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। एंड जो पार्टिकल का पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि कितना पार्टिकल अपने फिक्स्ड पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है। और यही जो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, या कह सकते हैं इस सर्टेन केस में जो पार्टिकल मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सर्टेन एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज मान लिया कि हमारे पास एक पेंडुलम ही है। तो पेंडुलम क्या है, ये अपने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, या कह सकते हैं अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे है। तो अब ये जो है इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस पे क्या बोला गया कि इस सर्टेन पेंडुलम को कुछ सर्टेन x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो अब पार्टिकल को यहां पे लाया और डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या होगा, पहले अब जैसे ही डिस्प्लेस किया एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगेगा इस सर्टेन पार्टिकल पे, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, चाहेगा कि पार्टिकल फिर से अपने फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाए। तो क्या किया, पार्टिकल पे फोर्स लगा और फोर्स जो है फिर से पार्टिकल को यहाँ पे पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा, दैट इज इस फिक्स्ड पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया लगेगी, और वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी एक डिफॉर्म्ड फोर्स के टर्म्स में हमें मिलेगी, और वो इस सर्टेन वेलोसिटी का अपोज करेगी, जिसके वजह से पार्टिकल फिर से अपने फिक्स्ड पोजीशन से हट जाता है और दूसरे साइड चला जाता है। और जैसे ही फिर से डिस्प्लेस हुआ अपने फिक्स पॉइंट से, फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो इस तरीके से सर्टेन क्या होता है कि देखा जाता है कि एक पीरियोडिक मोशन ये पजेस करने लगता है ये पेंडुलम, या कह सकते हैं कि जब जब अपने फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ इस सर्टेन पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो पार्टिकल को फिर से उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। तो क्या देखा गया कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कंसिडर करते हैं कोई भी एक पार्टिकल ऑफ मास m। तो मान लिया क्या कि कंसिडर अ पार्टिकल of mass m executing simple harmonic motion, that is SHM। अब ये तो बोल दिया गया कि ठीक है एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं जिसका मास m होगा और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा होगा। तो जैसे ही बोला गया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है, वैसे ही क्या होगा, पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गया है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो क्या देखा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई गई तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, और ये जो होगा f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के टर्म में हमें मिल जाता है, जहां पे k जो है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, f जो है वो क्या है,
रिस्टोरिंग फोर्स है और x क्या है, x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इतनी चीजें हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल SHM पजेस कर रहा हो, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड विल बी इक्वल टू -kx, जहां पे k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। तो ये तो एक इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि हमें F इज इक्वल्स टू -kx मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, और a जो होता है हम उसको x के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। और क्या बोला जाता है कि जब भी x को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल की, और इसी वेलोसिटी को फर्दर एक और बार विद रेस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि जब हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल्स टू ma, जहां पे m जो है पार्टिकल का मास है, जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका मास है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन को। अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि कितना फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो क्या देखा कि एक्सेलरेशन को हम d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं। तो क्या देखा गया, F इज इक्वल्स टू m d2x अपॉन dt2 हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या मिला था हमें, इक्वेशन 1 जो था F इज इक्वल्स टू -kx था, और इक्वेशन 2 जो है वो F इज इक्वल्स टू m d2x अपॉन dt2 है। अब क्या देखा जा सकता है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो आफ्टर इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू -kx के बराबर। तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू -k अपॉन mx, बिल्कुल लिख सकते हैं। m क्या हुआ यहाँ पे, इक्वल टू इधर गया तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन mx इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या मिला हमें, इसको इधर भेज दिया तो प्लस हो गया, d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन mx इज इक्वल्स टू 0। हम इन्हें फर्दर क्या लिख सकते हैं, और हम इन्हें लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। वेयर जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर किसके जगह पे लिखा है, k अपॉन m के जगह पे। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, k अपॉन m हो गया, ओमेगा जो हो गया वो क्या हो गया, अंडर रूट k अपॉन m। तो ये जो सर्टेन वैल्यू मिली, मान लिया इक्वेशन नंबर 3, तो जो इक्वेशन 3 है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM कहलाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे गिवन होगा, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पार्टिकल किस तरीके से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इस सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो x की वैल्यू, और वही हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो जैसे ही x की कोई एक सर्टेन वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो वो क्या कहला जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल टर्म में देख लिया है किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को या सॉल्यूशन को हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे हम उसी सॉल्यूशन को डिराइव करने वाले हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो देखते हैं किस तरीके से यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन हम कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ
SHM, ये क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन। ठीक है, तो अभी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई तो क्या देखा गया कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन एज, क्या होता है, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये हमने अभी ऑब्टेन किया है। अब यहाँ पे क्या हम मानेंगे, हम मान लेंगे x को एक सर्टेन वैल्यू और वही मान लेंगे कि यही जो सर्टेन वैल्यू है वो है इस सर्टेन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो क्या बोला, मान लेते हैं लेट x is equals to a e to the power alpha t is the solution of differential equation of SHM। तो क्या मान लिया कि x is equals to a e to the power alpha, x a e to the power alpha t, ये जो है ये एक सर्टेन सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का। दैट इज जब हम x की वैल्यू इस तरीके से पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तब बोला गया कि ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन है इस सर्टेन इक्वेशन की। तो ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि यही सॉल्यूशन है। तो अब इसमें क्या करना होगा, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो x तो हमारा इसके बराबर हमने मान लिया, पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो हमने ये देखा कि यहाँ पे d2x अपॉन dt2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली जो हमने इस x की वैल्यू को कंसिडर किया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को या इस सर्टेन वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने मान लिया है कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे पुट करना है क्या, d2x अपॉन dt2 दैट इज विद रेस्पेक्ट टू t। इस सर्टेन इक्वेशन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, dx अपॉन dt होगा और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a e टू द पावर ax विद रिस्पेक्ट टू t। अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर अल्फा t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा e टू द पावर अल्फा t। a पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, a अल्फा e टू द पावर अल्फा t। ये तो dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, हमें सब्स्टिट्यूट करना है d2x अपॉन dt2 की वैल्यू। तो हम एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे इस सर्टेन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक और बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt2 विल बी इक्वल टू व्हाट, फिर से e टू द पावर अल्फा t को डिफरेंशिएट किया क्योंकि वही टाइम का फंक्शन है और टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, एक अल्फा और हमें मिल जाएगा, अल्फा e टू द पावर अल्फा t। अल्फा पहले से ही है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और a पहले से ही है तो a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। ये हो गई d2x अपॉन dt2 की वैल्यू। तो यहां से क्या देखा, x की वैल्यू हमें पता है a e टू द पावर अल्फा t के बराबर है और d2x अपॉन dt2 a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t के बराबर हमने निकाल दिया। अब हम इस सर्टेन इक्वेशन को और इस इक्वेशन को या कह सकते हैं x की वैल्यू और d2x अपॉन dt2 की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं वैल्यू क्या आती है। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमने क्या मानी है कि x जो है a e टू द पावर अल्फा t होगा और यही सॉल्यूशन होगा इस सर्टेन इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने d2x अपॉन dt2 निकाला है और उसकी वैल्यू क्या आई है, a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। अब हम x की वैल्यू और d2x अपॉन dt2 की वैल्यू यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू a e टू द पावर अल्फा t इज इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि वही सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या देखा जाएगा कि a e टू द पावर अल्फा t जो है कॉमन हो सकता है।
तो ए ई टू द पावर अल्फा टी इज इक्वल्स टू 0 हम ये बोल सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, और ये इक्वेशन मिल गया, क्या किया, अल्फा स्क्वायर ए ई टू द पावर अल्फा टी इधर भी है, ए ई टू द पावर अल्फा टी इधर भी है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, इधर से अल्फा स्क्वायर इधर से ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, अब यहाँ पे जब ये इक्वेशन मिला तो क्या बोला, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तब ये 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या बोला गया कि यही जो सर्टेन वैल्यू है वही 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्या बोला गया कि नेक्स्ट जब हम इस इक्वेशन को फर्दर देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें 0 के बराबर मिला, बिकॉज जो ये सर्टेन वैल्यू है ए ई टू द पावर अल्फा टी जो कि क्या है, x है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जब 0 के बराबर नहीं है तो यही 0 के बराबर होगा, तभी रिजल्टेंट वैल्यू हमें 0 के बराबर मिल रही है। तो बोला गया ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्टेन वैल्यू है वो x की वैल्यू है और x 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गई मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पार्टिकल पजेस नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे तो हमने बोला है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है, तब जाके हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है, और इस वजह से बोला गया कि जब ये 0 नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सर्टेन वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। तो ठीक है, देख लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ओमेगा। क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर है, इसको इधर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा प्लस माइनस आई ओमेगा, इधर माइनस रहेगा, रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस आई ओमेगा, वेयर आई जो है वो क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 के बराबर हो गया। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस आई ओमेगा आ गई। तो क्या देखा गया कि यहाँ पे जो सर्टेन हमने एक कांस्टेंट माना था उसकी 2 वैल्यूज हो गई। एक तो हो गई क्या, एक तो अल्फा आई ओमेगा और एक माइनस आई ओमेगा के बराबर हो गया। तो अब जो ये जो 2 वैल्यूज मिली, इससे सॉल्यूशन हमने क्या माना था, हमने माना था कि x जो होगा वो a e टू द पावर अल्फा t के बराबर होगा, और यहां से अल्फा की हमने 2 वैल्यूज निकाल दी, एक आई ओमेगा और एक माइनस आई ओमेगा। तो अब ये दोनों ही वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस आई ओमेगा के लिए और एक माइनस आई ओमेगा के लिए। तो देखा गया कि अल्फा की वैल्यूज को देखते हुए बोला गया कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक पजेस कर रहा होगा मोशन, उसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और वो जो 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे विल बी गिवन एज द 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हमने बोला x, मान लेते हैं कि 2 कोई भी हो गए, एक हो गया x जो है वो क्या, x एक कांस्टेंट a1 बोल दिया, e बोल दिया, अल्फा की वैल्यू आई ओमेगा टी हो गई, और ये तो एक सॉल्यूशन हो गया एक वैल्यू के लिए, अल्फा के लिए। अब नेक्स्ट बोला कि x इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, a2 e टू द पावर अल्फा की जगह क्या हो गया, माइनस ओमेगा हो गया, तो माइनस आई ओमेगा टी। तो क्या बोला गया, अल्फा की वैल्यूज को देखते हुए, सिंस अल्फा की 2 वैल्यूज आई थी, दैट इज आई ओमेगा और माइनस आई ओमेगा, तो जब हमने सॉल्यूशन की वैल्यू देखी जो कि क्या थी, ए ई टू द पावर अल्फा टी, तो अल्फा की यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली। तो बोला गया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन होगा उसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और वो जो दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस थे आर गिवन एज a1 e टू द पावर आई ओमेगा टी, कि जब एक बार अल्फा की ये वाली वैल्यू है और एक बार माइनस आई ओमेगा, तो 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें पार्टिकल के मिल गए। ये तो 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात हो गई। अब एक जनरल सॉल्यूशन की बात करें कि दैट जनरल सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है, तो जो जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा वो बराबर होगा एज, तो क्या बोल सकते हैं, द जनरल सॉल्यूशन
of SHM will be given by x, एक क्या हो गया a1 e to the power I ओमेगा t प्लस दूसरा सॉल्यूशन क्या था a2 e to the power माइनस आई ओमेगा टी। तो एक सॉल्यूशन हमें क्या मिला था a1 e to the power I ओमेगा टी और दूसरा क्या मिला था a2 e to the power माइनस आई ओमेगा टी। तो जो जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है हमें इक्वेशन का, तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम विल बी गिवन बाय दिस। तो ये जो सर्टेन इक्वेशन हमें मिल रहा है या ये जो जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है वो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को। अब इसी को हम क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या देखा जाता है अगर e टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा लेंगे, एक e टू द पावर आई ओमेगा टी हो गया है, एक e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी हो गया है। तो x को क्या लिख सकते हैं a1 e टू द पावर आई ओमेगा टी है। तो अभी देखा कि e टू द पावर आई थीटा कैसे लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां भी क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट a2 यहां क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस के जगह क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस आई साइन ओमेगा टी। फर्दर हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं तो क्या मिलेगा a1 कॉस ओमेगा टी प्लस आई a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस आई a2 साइन ओमेगा टी। ये हो गया। तो अब क्या बोला जा सकता है कि यहाँ पे देखा जाए अगर इस टर्म की बात की जाए और यहाँ की बात की जाए तो देखा जाएगा कि cos ओमेगा टी दोनों ही में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे a1 प्लस a2 cos ओमेगा टी, ये हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो गया साइन ओमेगा टी इधर भी साइन ओमेगा टी इधर भी, तो क्या लिख सकते हैं आई a1 माइनस आई a2 साइन ओमेगा टी। ये हो गया। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे ये देखा गया कि ये तो a1 प्लस a2 है, यहाँ पे आई a1 माइनस आई a2 है। तो बोला गया कि पुट सिलेक्ट कर लिया गया कि पुट a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a साइन फाई एंड आई a1 माइनस आई a2 इज इक्वल्स टू a कॉस फाई। तो क्या लिया गया कि a1 प्लस a2 के जगह पे a साइन फाई पुट कर दे और आई a1 माइनस आई a2 की जगह a cos फाई पुट कर दे। तो देख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज हमें क्या मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 के जगह a साइन फाई, तो क्या हो गया a साइन फाई cos ओमेगा टी प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई a cos फाई साइन ओमेगा टी। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं अगर हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले लिया, क्या हो गया साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन a प्लस बी दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिल गया। और यही जो है हमारा सर्टेन जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो यही होगा दैट इज a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। तो सॉल्यूशन हमें जो है इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नोटेशन में चीज़ों को यूज़ किया या रिप्रेजेंट किया, कुछ चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन किया, तो हमें क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया दैट इज x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमारा सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसके सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो क्या बोला गया कि जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और क्या बोला गया दिस इज द solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जहां पे A जो है वो क्या है, A जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया A हमारा। और ओमेगा टी प्लस फाइव की बात की जाए तो ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो हमारा इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन में x इज इक्वल्स टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है। यहाँ पे x जो है वो क्या है, x तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, x जो है डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, कि कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है वो x बता रहा है। a जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कि पार्टिकल कितना ऑसिलेट, जो भी ऑसिलेशन शो करता है, जो भी ऑसिलेशन शो करता है उसकी एम्पलीट्यूड को भी ये a रिप्रेजेंट करता है। और ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो क्या है, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट कहते हैं। तो इतनी बातें थी सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इक्विवेलेंटली हम कॉस के टर्म में भी इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, और वहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम कॉस के टर्म में लिखें तब जो हमारा सॉल्यूशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दैट इज जस्ट सिंपली साइन के जगह कॉस कर दिया। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन की जब बात की गई तो देखा जाता है कि साइन वेव और कॉस वेव जो है, इन्हीं दोनों वेव्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि वही हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, वही सर्टेन पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करते हैं और बाउंडेड होते हैं अंडर एक लिमिट। तो साइन और कोसाइन फंक्शंस को ही यूज करते हुए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने जो भी डेरिवेशन किया, जो भी चीजों को ऑब्टेन किया वो साइन के टर्म में किया। सेम इक्विवेलेंटली हम साइन के जगह पे कॉस लिख के भी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतनी बातें थी सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अब आगे देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात करें तो क्या बोला गया कि यहाँ पे देखा गया कि अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या बोला गया कि ठीक है सॉल्यूशन ऑफ SHM तो इस तरीके से गिवन है, अगर यहाँ पे जो टाइम वाली वैल्यू है टाइम को इंक्रीज कर दे एक सर्टेन अमाउंट के बाद, तब किस तरीके से वैल्यूज या सॉल्यूशन चेंज कर रहा है। तो देखा गया कि इंक्रीज द टाइम t बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इंक्रीज जब किया तो सॉल्यूशन कैसे चेंज होगा, a साइन, ये क्या हो गया ओमेगा, t जो है इंक्रीज कर गया, तो पहले t था अब क्या हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5 हो गया। तो फर्दर जब इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल प्लस 2 पाई प्लस 5 हो गया। और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन इज इक्वल्स टू a साइन x इज इक्वल्स टू व्हाट, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्योंकि साइन में अगर साइन 5 गिवन है, इसमें अगर हम 2 पाई ऐड कर देते हैं तो वापस से हमें फंक्शन क्या मिलता है, साइन 5 के बराबर मिलता है। तो 2 पाई फंक्शन में एक्स्ट्रा चेंज आया या ऐड हुआ तो भी लास्टली हमें वैल्यू क्या मिल गई, ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर मिल गई। तो क्या देखा कि 2 पाई फंक्शन का चेंज किया गया तो भी क्या हुआ, हमें वैल्यू जो है सेम मिली। दैट इज यहां से क्या बोला गया कि टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा,
कि ऑसिलेशन का जो भी टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि ये सर्टेन वैल्यू ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जब 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम इंक्रीज कर गया, उसके बाद भी क्या हो गया, फिर से हमें वही वैल्यू मिल गई। दैट इज इतने सर्टेन टाइम के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है ऑसिलेशन का। इससे कम रहता तो कुछ और वैल्यू मिलती, दैट इज अगर पाई लेते तो कुछ और वैल्यू मिल सकती थी, या और भी कम लेते तो कुछ और वैल्यू मिल सकती थी। पर यहाँ पे क्या देखा, जब हमने टाइम इतना ही इंक्रीज किया तभी वापस से हमें सेम वैल्यू सॉल्यूशन की मिल गई। दैट इज अगर ऑसिलेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज मान लेते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो 2 पाई टाइम के बाद से फिर से सेम इसी तरीके का ऑसिलेशन पार्टिकल फिर से रिपीट करने लग रहा है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। दैट इज एक ऑसिलेशन, एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वैल्यू की जरूरत है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। नेक्स्ट अगर इसी के फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो क्या बोला गया, अगर n जो है वो साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज कितना ऑसिलेशन हो रहा है पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी बताता है। तो साइकिल पर सेकेंड इज गिवन बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो टाइम पीरियड क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर, और टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर। यहाँ से क्या बोला जा सकता है, ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो होगा वो 2 पाई अपॉन एन इज व्हाट, 1 अपॉन टी। तो इस तरीके से ओमेगा निकाल सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, और टी जो है टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इतनी चीजें थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कि कैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उनके डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, और कैसे ही हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड टर्म्स यहाँ से हम इन्हीं को सॉल्यूशन को यूज करके, दैट इज एक्स को यूज करके हम ऑसिलेशन या जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो भी आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली अगर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और क्या हो जाएगा, ए साइन का हो जाएगा कॉस, ओमेगा टी से मिलेगा ओमेगा, तो ए ओमेगा कॉस इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल की। जब जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक अगर मोशन पजेस कर रहा है तब की केस की बात। तो सॉल्यूशन जो है उससे हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज पार्टिकल के बारे में कंप्लीट नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो इतनी चीजें थी आज के वीडियो के लिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।